हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं और 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, वो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को शेयर भी कर देना, और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं लघुत्तरीय का। देखिए पहला प्रश्न लघुत्तरीय का जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको आप तैयार करके ही जाना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। उत्तर में आप लिखोगे सबसे पहले पॉइंट। देखिए आपकी जो बुक में क्वेश्चन बैंक में दिया है पूरा इसी तरह छाप दिया है, हमने पॉइंट बनाकर लिखा। पॉइंट बना के जितना बेहतर लिखोगे उतना ही नंबर मिलने वाला है। पहला पॉइंट मैंने बनाया कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इसमें हम लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का क्या किया, प्रसार किया। ठीक है, ये पहली हेडिंग में आपको लिखना है। दूसरा हेडिंग आपको डालना है यहाँ पे औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव, कि औद्योगिकरण पर और मध्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। लिखेंगे इन प्रक्रियाओं ने यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाया। उदाहरण के लिए जैसे औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। कह रहा है कि इस जो क्रांति हुई इसके कारण यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाया, जैसे औद्योगिक के क्षेत्र में, व्यवसायिक के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि रूमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में, 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, ये रूमानीवाद का प्रभाव में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद चौथी हेडिंग जो है, लास्ट हेडिंग हमको बनाना है उदारीकरण। ठीक है, इसमें लिखना है तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्य को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। तो ये जो फ्रांस की क्रांति कब, इसका मुख्य कारण क्या था, हमने एक एक कारण बताया है। उदारीकरण हेडिंग चौथी डालनी है। तीसरा आपको रूमानीवाद का प्रभाव डालना है, फिर औद्योगिकरण में मध्य वर्ग का प्रभाव डालना है, फिर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। 4 हेडिंग में हमने इसका उत्तर दिया है, जो कि लघुत्तरीय 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अब इसको नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से और याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। हमें बताना है कोई 3 राज्य का नाम जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं, ये भी बताना है। उत्तर में लिखेंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे हम रेंगर मृदा भी कहते हैं, और यह लावाजनक शैलों से बनती है। और यह मृदा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मालवा प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 राज्यों का नाम हमने बताया, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मालवा प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के पठार में यह मृदा पाई जाती है और काली रंग की होती है, इसे रेंगन मृदा भी कहते हैं। और कपास की खेती के लिए यह जो मृदा है बहुत उत्तम मानी जाती है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यह है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है। कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर में कैसे लिखेंगे, इसका 3 कारण बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। तो लिखेंगे उत्तर में कि जल के विकास, भंडार तथा नवकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। कह रहा है कि जल का विकास, भंडार होने के कारण, मतलब जल की उपस्थिति होने के कारण भी अगर आपको जल की कमी महसूस हो रही है तो आप उसे जल दुर्लभता का नाम दोगे। ठीक है, कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अब कौन कौन से कारण जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है उसको हम लोग देखेंगे। पहली हेडिंग तो हम लोग डालेंगे बढ़ती जनसंख्या। पहली हेडिंग हम लोग की रहेगी बढ़ती जनसंख्या, और इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे
कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके संचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसके अनुसार आपको भोजन भी चाहिए, उतना फसल भी आप उगाओगे, फसल उगाओगे तो उतनी पानी की आवश्यकता होगी। तो ये भी कारण हो सकता है जल दुर्लभता का। ठीक है, तो पहला कारण समझ में आया आप लोगों को, बढ़ती जनसंख्या। इसके बाद दूसरा कारण हम लोग देंगे, यहाँ पे देखिए, यह दूसरा कारण है, क्या है, जल का असमान वितरण। अब जल का असमान वितरण क्या है, लिखेंगे कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, जहां पे वर्षा होगी नहीं वहां पे जल की कमी होगी ही होगी। ठीक है, तो जल का असमान वितरण भी जल दुर्लभता का कारण होता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग आप लिखोगे, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। कह रहा बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि वह अपने कुएं और नलकूपों के द्वारा अपना सिंचाई करते हैं। ठीक है, वहां से लगातार पानी निकालते हैं, अपने फसल को उगाने में मदद करते हैं, तो वहां पे भी जल स्तर का पानी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जल दुर्लभता का कारण है। चलिए, चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण। ठीक है, चौथा पॉइंट है आप लोगों का औद्योगिकीकरण। देखेंगे इसमें कि स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी की समान समान करना पड़ता है। ठीक है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है औद्योगिकरण में जितना बड़े बड़े औद्योगिकरण फैक्ट्री खुल रही हैं वहां पे भी जल की आवश्यकता होती है और लगातार नीचे से पानी उनके उपयोग के लिए निकाला जा रहा है, तो ये भी जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के कुछ दो तीन आप लोगों के लघुत्तरीय बताए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको तैयार कर लेना। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कब? 19वीं शताब्दी में। जो निम्न प्रकार थी, कैसे, इसको भी हमने पॉइंट बना के लिखा है। जैसे पहला पॉइंट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग समाज में बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप क्या थे? प्रचलित थे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसके रूप प्रचलित थे इतावली भाषा के। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि 1830 के दशक में जूसेफे मेसनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। कौन? ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1830 के दशक में जो जोसेफी मेसनी थे उन्होंने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया था। इसके बाद चौथा लिखोगे 1830 के बाद 1831। 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमेनुअल द्वितीय आगे आया। कह रहे हैं कि 1831 से लेकर 1848 बहुत सारी क्रांति हुई जो कि हार का सामना देखने पड़ा। इसके लिए उनके संगठन को बनाए रखने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमेनुअल आगे आए। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे पांचवा पॉइंट, सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच क्या किया? एक कूटनीति संधि की। ठीक है, सार्डिनिया पिडमांट के जो प्रधानमंत्री काबूर थे उन्होंने क्या किया कि अनेक राज्यों को संगठित करने के लिए प्रयास किया और आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच क्या किया? कूटनीति संधि की। इसके बाद छठवां पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया। ये आप लोगों का छठवां पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दो पॉइंट और बचा है, इसमें आप लोगों को लिखना है क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आप पूरा लिखोगे तभी नंबर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे सातवां पॉइंट आप देख सकते हो, जैसे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिलसिलों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया, जहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे क्या स्पेन को क्या कर दिया? उन्होंने पराजित कर सके।
ये आप लोगों का 7वां पॉइंट है। देखिए एक दो बार पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कंसेप्ट है नहीं कि अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा, तो यहाँ पे पॉइंट है, यही पॉइंट को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ोगे, रटोगे तो जाओगे लिखोगे। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं ना कि आपको ट्रिक बताया जाएगा। 8वां पॉइंट है कि 1861 में विक्टर इमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, तो यह प्रश्न कंप्लीट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक और प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि द्विगुत्री ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। अभी हमने इटली का एकीकरण देखा, ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। या तो इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ पूछ ले, या तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ पूछ ले। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा 100%। आप उत्तर लिखोगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया। उनकी प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्य मंत्री जो आटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कैसे याद करना है, पूरा याद नहीं हो पा रहा तो देखिए जितने हमने ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया, जिन जिन जो जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से हमने हाईलाइटेड किया, उस पॉइंट को तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को आप हाईलाइटेड कर दोगे, ब्लैक पेन से लिख दोगे, एग्जामिनर का जो फोकस जाएगा यहीं पे जाएगा और इसी से पढ़ के आपको पूरा नंबर दे सकता है वो। तो याद करने का यह ट्रिक है, क्योंकि लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई ट्रिक है नहीं इसको याद करने का, पूरा कहानी नुमा आपको पढ़ के याद करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप इन प्रश्नों को याद कर लेना किसी कीमत पे, ये 100% पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों को लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न और दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आप इसको तैयार कर लेना। वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।